फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दुनिया में कहीं ना कहीं हर रोज इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं होती रहती हैं, पर तकलीफ तो तब ज्यादा बड़ी होती है जब रिश्ते शर्मसार होते हैं। आज की कहानी ऐसी ही है, जिसमें एक औरत 2 बच्चों से उसके पिता को छीनने के बाद उन्हीं से प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही है। उनके पिता के सर को धड़ से अलग कर सर को गैस चूल्हे में भूना और उससे गिरने वाले खून को एक प्लास्टिक के डिब्बे में भरकर जमीन में गाड़ दिया और लाश को लावारिस फेंक दिया। उसके बाद भी उसे प्रॉपर्टी का लालच है। उस इंसान को उसके परिवार से अंतिम संस्कार तक नहीं मिला। उसके चेहरे पर की गई एक सर्जरी में प्रयोग किए गए तार से ही उसकी पहचान हुई। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान को मारकर उसके मृत शरीर के साथ इतनी बर्बरता की गई, ये यकीन करना मुश्किल है। रिश्तों में उलझी मर्डर की यह कहानी राजस्थान के एक गांव किशनगढ़ की है। किशनगढ़ एशिया का सबसे बड़ा मार्बल मंडी है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल यूसी मिरर पर। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 28 अप्रैल 2003 राजस्थान के अजमेर के एक छोटे से गांव जसवंतपुरा गांव से साइबर पुलिस के पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। कॉल पर वह आदमी एकदम घबराया हुआ था। वह आदमी बताता है कि बनास नदी के किनारे एक कटा हुआ सिर पड़ा है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। सूखी नदी के पिलर नंबर 11 के किनारे एक सर मिलता है। उस सिर को जलाने की कोशिश की गई थी ताकि उसका चेहरा ना पहचाना जा सके। पहली नजर में देखने पर लगा कि इस सिर को लकड़ियों से या पेट्रोल इत्यादि डालकर जलाया गया होगा, पर सच्चाई सुनकर लोगों की रूह कांप गई। उस सिर को गैस के चूल्हे के ऊपर रख कर जलाने की कोशिश की गई थी। सवाल यह था कि यह सिर है किसका और इसका धड़ कहाँ है। गांव वाले और पुलिस वाले धड़ की तलाश करते हैं। आसपास देखते हैं, खून के छींटे दिखाई पड़ते हैं। पुलिस सवालों में उलझी ही थी कि गांव के ही पास के कुएं से उठती हुई बदबू से गांव वाले परेशान होकर पुलिस के पास आते हैं और आकर बताते हैं कि कुएं में से कुछ अजीब सी चीज तैर रही है और असहनीय बदबू आ रही है। पुलिस वहां पहुंचती है और कुछ दूर पर एक प्लास्टिक का बैग, जूट बैग मिलता है। उसके अंदर खून से सने हुए कपड़े रहते हैं। अब कुएं के अंदर तैरने वाली चीज को बाहर निकालना था। पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकलवाती है। बदबू इतनी तेज थी कि वहां खड़े रहना दूभर था। जब उसे बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि 2 चादर को बांधकर उसके अंदर एक अधजली सरकटी लाश को लपेटा गया था। वह शव एकदम नग्न था, उस पर एक भी कपड़ा नहीं था। उस शव को भी जलाने की कोशिश की गई थी और उसे अधजली हालत में कुएं में फेंक दिया गया था। उस शव की आंतें बाहर निकल रही थी। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे ज्यादा देर तक नहीं रख सकते थे। पुलिस ने सबसे पहले शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम से पता चला कि उस व्यक्ति के सिर के बाईं आंख के नीचे एक स्टील की तार लगी हुई थी। इसका मतलब ये था कि उस व्यक्ति की कभी न कभी चेहरे की सर्जरी हुई थी। पुलिस उस शव के पास मिले कपड़े, जूट बैग इत्यादि को सबूत के तौर पर अपने पास रख लेती है। पुलिस अपने स्तर पर जांच करती है कि हाल फिलहाल किसी की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की है या नहीं, पर शव की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे ज्यादा दिन तक रख सकते थे। इसलिए पुलिस उस शव का अंतिम संस्कार कर देती है। सबसे पहले पुलिस 3 मई 2003 को लोकल अखबारों में खबर छपवाती है कि उन्हें एक सर और धड़ मिला है। इस खबर में विशेष रूप से लिखा गया था कि सिर के बाईं आंख के नीचे स्टील की तार लगी हुई है और उसके दाहिने हाथ में कलावा बंधा हुआ है। पुलिस अपना काम करके इंतजार करती है। इस खबर के बाद यह कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से इस केस की एक एक परत खुलना शुरू होता है। दरअसल जसवंतपुरा से करीब 120 किलोमीटर दूर किशनगढ़ में भवानी शंकर शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था।
भवानी शंकर एक बहुत बड़ा मार्बल व्यापारी और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर वह कुछ दिनों से अपने ऑफिस नहीं आ रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी निधि शर्मा ही बिजनेस को संभाल रही थी। सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे, निधि भी उसे ढूंढ रही थी। वह बिजनेस को लॉस में नहीं देख सकती थी, इसलिए वह स्वयं ही इस बिजनेस को संभाल रही थी। ये कहानी जितनी साधारण और सीधी दिख रही है, उतनी सीधी और साधारण नहीं है। भवानी शंकर अपने माता पिता से काफी जुड़े हुए थे और ये बात उसकी पत्नी निधि को बिल्कुल खटकती थी। आए दिन उनके बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। जब भी भवानी शंकर अपने माता पिता से मिलने जाते, घर में झगड़े होने लगते। शादी के कुछ समय बाद से ही भवानी शंकर अपनी पत्नी के साथ किशनगढ़ में अपने माँ बाप से अलग रहते थे। उनके 2 बच्चे भी थे। भवानी शंकर अपने माता पिता से फोन पर बात करते थे और बीच बीच में उनसे मिलने चले जाया करते थे। कुछ दिनों से वह उनसे मिलने नहीं गए। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। दुर्गा प्रसाद के अपने बेटे भवानी शंकर से बात नहीं हो रही थी, न ही वो उनसे मिलने आया था, जिसके कारण उन्हें भवानी शंकर के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। 25 अप्रैल 2003 को भवानी शंकर अपने माता पिता से मिलने आया था। उस दिन वापस वह अपने घर पहुंचकर उनको फोन करता है और अपने पिता को बताता है कि वह सही सलामत घर पहुंच गया है। लेकिन ये अंतिम बार था जब दुर्गा प्रसाद के अपने बेटे से बात हुई थी। इसके बाद ना तो भवानी शंकर का फोन आया और न ही वह उनसे मिलने आया। इसी बीच दुर्गा प्रसाद को पता चला कि उनके मार्बल गोडाउन पर उनके बेटे की जगह उनकी बहू निधि शर्मा आ रही है। यह सब सुनकर उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने भवानी शंकर की पत्नी को फोन किया और अपने बेटे के बारे में पूछा। इस पर निधि ने कहा कि आपको पता करना है तो गोडाउन आ जाइए, घर पर मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए खाली नहीं बैठी हूँ। उन्हें अपने बहू से और भी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए ना तो वो घर गए और ना ही गोडाउन गए, बल्कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की। इसी बीच दुर्गा प्रसाद अपने घर पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने पुलिस द्वारा दिए गए इश्तिहार को पढ़ा। उनको कुछ आशंका हुई, क्योंकि उसमें लिखा था कि जो सिर मिला है उसकी बाईं आंख के नीचे स्टील का तार लगा हुआ है और दाहिने हाथ में कलावा बंधा है। इसे पढ़ते ही उन्हें अपने बेटे की चिंता होने लगी, क्योंकि कुछ साल पहले भवानी शंकर का एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में भवानी के बाएं गाल की हड्डी टूट गई थी। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में इसकी सर्जरी हुई थी और उसकी भी आंख के नीचे इसी तरह का स्टील का तार लगा हुआ था। इतना याद करने के बाद दुर्गा प्रसाद अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ निधि को भी इस बात की सूचना देते हैं। साथ ही उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहते हैं। सारे रिश्तेदार तो आ गए थे, पर निधि नहीं आती है, इसलिए उसे उसके घर से ही पिकअप किया जाता है। निधि ने घर से निकलने से पहले अपने घर के सभी कमरों को लॉक किया और चाबियां अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन चली गई। जब परिवार के सभी लोग साबर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा पिछले 8-10 दिनों से लापता है और पुलिस द्वारा दी गई अखबार की खबर को दिखाया और उन्हें बताया कि ऐसा ही तार उनके बेटे के गाल में भी लगा हुआ था। उन्होंने पुलिस से शव को देखने की मांग की। पुलिस ने उन्हें बताया कि वह लाश बहुत गल चुकी थी, इसलिए हमने पूरे रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसा कहकर पुलिस वाले उनके साथ मिले कपड़े और सामानों को उन्हें दिखाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले खून से सना थैला उनके सामने रखा, थैले को खोलने से पहले ही निधि जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये कपड़े उसके पति भवानी शंकर के ही हैं। पुलिस वालों को उसकी ये हरकत अजीब लगी, पर वे और भी पुख्ता सबूत चाहते थे। दुर्गा प्रसाद ने शर्ट को पहचान लिया और निधि ने भी पुलिस को वही कहा कि ये सारा सामान भवानी शंकर का है। पुलिस को ठोस सबूत चाहिए था कि वह शव भवानी शंकर का है या नहीं। दुर्गा प्रसाद ने वह सर्जरी वाली बात बताई। फिर पुलिस इस बात को जांचने के
थाना प्रभारी ने दुर्गा प्रसाद से उस डॉक्टर का नंबर लिया और उन्हें कॉल किया। डॉक्टर शिव शंकर साहा ने उसकी सर्जरी की थी। उन्होंने इस बात को बताया कि आज से 11 साल पहले उन्होंने ही भवानी शंकर को ये स्टील का तार लगाया था। उन्होंने बताया कि ऐसी सर्जरी करने वाले देश में वे केवल एकमात्र सर्जन हैं और पूरे राजस्थान में उन्होंने बस 3 लोगों की ही ऐसी सर्जरी की है। डॉक्टर साहा ने पुलिस को उन तीनों लोगों की डिटेल दे दी। अब पुलिस का काम आसान हो गया। इसके बाद पुलिस ने बाकी 2 लोगों के बारे में पता लगाया तो वो दोनों जिंदा थे। इसका मतलब यही हुआ कि वह जो शव पुलिस को मिला था वो भवानी शंकर का ही था। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि भवानी शंकर को इतनी बेरहमी से किसने मारा था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उनका पहला शक निधि पर ही जाता है, पर पुलिस के सामने ये सवाल था कि निधि भवानी शंकर से कद में बहुत छोटी थी। भवानी शंकर लंबे चौड़े कद के इंसान थे। निधि ने उसे कैसे मारा होगा? और सबसे बड़ी बात ये कि निधि अपने ही पति को क्यों ऐसे मारेगी? ये तो 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। इसके बाद पुलिस ने निधि और भवानी शंकर दोनों के परिवार के लोगों को एक साथ बिठाकर उनसे पूछताछ की तो दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। निधि ने तो ये तक कहा कि उनके पति भवानी शंकर के पिता और भाई उनकी प्रॉपर्टी और कारोबार को हड़पना चाहते हैं। जब पुलिस ने भवानी शंकर के परिवार वालों से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि भवानी शंकर और निधि के शादीशुदा रिश्ते सही नहीं चल रहे थे। वे दोनों अक्सर लड़ते रहते थे। निधि भवानी शंकर पर बहुत शक करती थी और उसे अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाने देती थी। निधि के परिवार वाले भवानी शंकर का हमेशा धमकी देते रहते थे कि निधि को अच्छे से रखो। इन सब बातों से पुलिस निधि और उसके परिवार पर शक करती है और निधि के भाई को पूछताछ के लिए लेकर आती है। पर निधि का भाई पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब अच्छे से नहीं दे रहा था। पर पुलिस निधि के सामने ही उसे उसके भाई से कड़ाई से पूछताछ करती है तो निधि टूट जाती है और निधि की सारी बातें बताना शुरू करती है। निधि ने जो बताया उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। निधि ने बताया कि उसी ने अपने पति भवानी शंकर का कत्ल किया है। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि उसे शक था कि उसका पति भवानी शंकर अय्याशी करता है और फ्लाइट से मुंबई और दिल्ली के नाइट क्लब में जाता है। उसे यह भी शक था कि उसके पति के कई महिलाओं से संबंध थे। निधि को बस शक था, उसके पास कोई सबूत नहीं था। साथ ही उसे ये डर था कि उसका पति अपने परिवार को बहुत प्यार करता है, कहीं ये अपनी सारी जायदाद अपने परिवार को ना दे दे। निधि ये सारी बातें अपने भाई और माँ बाप से बताती थी, पर अब निधि शर्मा भवानी को रास्ते से हटाना ही चाहती थी। इसके लिए उसने अपने घर के ड्राइवर और पड़ोस में रहने वाले भवानी शंकर के ही दोस्त को अपने साथ मिला लिया। असल में भवानी शंकर का दोस्त अशोक वैष्णव था। भवानी शंकर ने उसे एक गाड़ी लेने के लिए पैसे फाइनेंस किए थे। निधि ने उसे इसी बात का लालच दिया कि बाकी के फाइनेंस के पैसे नहीं देने पड़ेंगे और ऊपर से और पैसे मिलेंगे। फिर जब एक दिन भवानी शंकर अपने ऑफिस से घर लौटा तो निधि ने अपने पति के जूस में नींद की गोलियां मिला दी। भवानी शंकर जूस पीते ही बेहोश हो गए। इसके बाद निधि ने अशोक को बुलाया। अशोक अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया था। उसने कुल्हाड़ी से भवानी शंकर की हत्या कर दी और उसके बाद उसने अपने जिगरी दोस्त भवानी शंकर के सर को धड़ से अलग कर दिया। सर के धड़ से अलग होते ही भवानी शंकर के गले से खून की धारा बह निकली, जिसे निधि ने एक प्लास्टिक के कैन या फिर जर्किन उसमें भर लिया। आप सोच कर ही देखिए, खुद के पति का गला कटवा कर उसका खून जर्किन में भरने वाली औरत कैसी होगी। उसके बाद उसके शव को बेसमेंट में लेकर के गए और वहां उसे जलाने की कोशिश की, पर वह पूरी तरीके से जल नहीं पाया। इसके बाद वे भवानी शंकर के सिर को छत पर लेकर गए और गैस के चूल्हे में रखकर उसे पूरी तरह से जला दिया। जब वे संतुष्ट हो गए कि अब इस लाश को कोई नहीं पहचान पाएगा, फिर उन्होंने खून से सने हुए कपड़ों और उस लाश को गाड़ी में भरकर जंगल की तरफ चले गए। जिस कुल्हाड़ी से उन्होंने भवानी शंकर का कत्ल किया था उससे बबूल के पेड़ के नीचे फेंक दिया। अशोक और निधि
भवानी की लाश को लेकर इधर उधर भटक रहे थे। उनका प्लान था कि वे लोग उनकी लाश को बनास नदी के किनारे फेंक देंगे। जब वे बनास नदी के आसपास पहुंचे तो रात को पुलिस की पेट्रोलिंग टीम उन्हें वहां दिखाई देती है। वो घबरा जाते हैं। अब लाश को छोड़कर भागने ही वाले थे कि उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। उन्होंने भवानी के धड़ को कुएं में फेंक दिया और जाते जाते थोड़ी ही दूरी पर उनके कपड़ों को फेंक देते हैं और सबसे आखिरी में उसके सिर को फेंक देते हैं। उसके बाद उन्होंने भवानी के शरीर से निकले खून से भरे हुए उस जर्किन को खटुंडी नाम की जगह में गड्ढा खोदकर उसने गाड़ दिया। इसके बाद वे वापस किशनगढ़ आ गए। किशनगढ़ आने के बाद निधि ने घर में काम की करने वाली को बुलाकर घर की साफ सफाई करवाई। उस दौरान काम करने वाली महिला ने खून के धब्बे देखकर निधि से पूछा कि यह क्या है, तो निधि ने कहा यह कलर है। उसके बाद पुलिस जांच करने भवानी शंकर के घर पहुंची। भवानी शंकर की लिखी एक डायरी मिलती है, जिस डायरी में भवानी शंकर ने अपनी दर्द भरी जिंदगी के बारे में लिखा था। दरअसल भले ही भवानी शंकर एक बड़ा बिजनेसमैन था, पर वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। भवानी के डायरी में 15 मई 2002 को पेज नंबर 134 में लिखा था कि सुबह से ही निधि तलाक के लिए जोर दे रही है। मैंने उसे मना किया तो वह घर से जाने लग गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वह मुझ पर ही पलटवार कर रही है। मैंने उसे दिखाने के लिए कोर्ट के नंबर लिए। मुझे पता था कि कोर्ट में दोपहर 1 बजे के बाद कोई काम नहीं होता है, इसलिए मैंने जानबूझकर टाइम पास किया। जब हम कोर्ट पहुंचे 1 बज चुके थे। तो उसने वकील के पास चलने को कहा और पेपर रेडी करवाने को कहा। वकील हम दोनों को बहुत समझाने लगे। इसके बाद निधि गुस्से में मोटरसाइकिल से जयपुर के लिए निकल गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद मैं घर पहुंचा तो पता चला कि उसने बाहर चाय बनाने वाली महिला को कहा था कि वह दोनों बच्चों को घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दे। इसके बाद वह रात को 11 बजे लौटी। इसके बाद 20 मई 2002 को पेज नंबर 139 पर भवानी ने लिखा था कि निधि ने मुझसे पूछा कि तुमने मेरे स्वभाव एवं बर्ताव के बारे में मेरे घर वालों को क्यों बताया, तुम मेरी इमेज खराब कर रहे हो। उसी दिन भवानी ने ये भी लिखा था कि उसने मुझे धमकी दी कि या तो मैं अपनी कंपनी बंद करके सारे स्टाफ को बाहर निकाल दूं, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ झूठा केस करूंगी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की पर वह नहीं मानी। स्टाफ को तो निकालना ही पड़ेगा। वो मेरे और बच्चों के लिए खाना भी नहीं बनाती थी। अगर दुखी मन से उसके मायके वालों को कुछ बताता हूँ तो निधि धमकाती है। उसके मायके वाले भी उसे कुछ नहीं कहते। निधि दिन भर घर से गायब रहती है और देर रात तक घर वापस आती है। इसके बाद 4 जून 2002 को पेज नंबर 154 में भवानी ने लिखा था कि मुझे डर है कि मुझे खाने में जहर दिया जाता है। पता नहीं वह मेरे खाने में क्या मिलाती है कि मेरी जीभ लड़खड़ाने लग गई है। एक दिन मैंने निधि से वह दाल खाने को कहा जो वो मेरे लिए लाई थी, पर उसने वह दाल नहीं खाई बल्कि फेंक दी। इसके बाद मेरा शक और गहरा हो गया। से पता चलता है कि भवानी शंकर को पहले से ही पता था कि निधि उसे मारना चाहती है, पर वह रिश्तों और 2 बच्चों की वजह से चुप था। भवानी शंकर की वह डायरी निधि के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत था। 30 जुलाई 2004 को एडिशनल सेशन कोर्ट के जज द्वारा निधि शर्मा और अशोक वैष्णव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। भवानी शंकर के दोनों बच्चों को उसके दादा दादी को सौंप दिया गया। इसी साल 2024 में सजा पूरी हो जाने पर निधि को जेल से रिहा कर दिया गया। अब निधि का अपने दोनों बच्चों के साथ भवानी शंकर की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। जिस भवानी का निधि ने बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया था, उसी भवानी शंकर की संपत्ति के लिए वह अपने ही बच्चों से केस लड़ रही है। दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।